हे एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। अब वो अपनी लास्ट क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है उसे समझा था। और आज की क्लास में हम उन्हीं फुल फ्लेज क्वेश्चन पे एक दो क्वेश्चन और लगाने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे सामने बाबू देखो क्या कह रहा है कि एक फर्म है जिसमें अमन और विश्वास दो पार्टनर हैं, ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है वो 3:2 का है, ठीक है सर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दे एडमिटेड चेतन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 25% शेयर। 25, देखो कभी भी परसेंटेज में अगर तुम्हें क्वेश्चन में शेयर दे दे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिंपल सा एक काम करना कि जितना परसेंट दिया है उसको 100 से डिवाइड कर देना। तो 25 डिवाइडेड बाय अगर 100 अगर हम करते हैं तो ये हमारा गया 1/4। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो चेतन हमारा नया पार्टनर आ रहा है वो फॉर्म में 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है सर। आगे फिर क्वेश्चन में हमें दी है बैलेंस शीट, और जब भी हम बैलेंस शीट रीड करते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं बाबू? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड ओल्ड गुडविल। साथ में अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और आईएफआर है तो उससे भी हम अवेयर हो जाते हैं ताकि लेटर ऑन उसका हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। क्रेडिटर है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जो कि लाइबिलिटी होता है। आफ्टर दैट वी हैव जनरल रिजर्व एक मिला। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो उसका ट्रीटमेंट हम अलग से करते हैं, बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, ठीक है। अपोजिट साइड पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ क्या क्या दिया है? बैंक स्टॉक डेटर प्रोविजन फर्नीचर बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट और गुडविल। तो हमें एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं मिला पर हमें क्या मिल गई बाबू? गुडविल मिल गई, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस और ओल्ड गुडविल में से हमें दो चीज मिली, जनरल रिजर्व और गुडविल। और ये दोनों ही चीजें पार्टनर कैपिटल में क्रॉस ट्रांसफर हो जाती है, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा और एक्यूमुलेटेड लॉस जाएगा कैपिटल के डेबिट साइड पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि चेतन वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन एक बार देख लेते हैं। कुछ पॉइंट हमें दिया है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, जैसे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीडीडी से रिलेटेड पॉइंट, बिल्डिंग और स्टॉक से रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1 लाख। फर्म की गुडविल 1 लाख है। अब समझो, अगर फर्म की गुडविल 1 लाख है और चेतन आ रहा है 1/4 के लिए, तो चेतन के हिस्से की गुडविल हो जाएगी 1 लाख का 1/4। यानी कि चेतन जो है 25,000 रुपीज गुडविल या तो लेके आएगा, प्रीमियम से देगा, या फिर हम उसके करेंट अकाउंट से ले लेंगे, ठीक है सर। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं देखो। चेतन ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी क्वेश्चन खुद कह दिया कि जो नया वाला पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आएगा, और उसके हिस्से की गुडविल कितनी बन रही थी? वो 25,000 रुपए बन रही थी, ठीक है सर। फिर कह रहा है चेतन वॉज टू ब्रिंग 1,30,000 एज कैपिटल। तो जो नया वाला पार्टनर है वो 1,30,000 कैपिटल लाएगा, 25,000 रुपए गुडविल के प्रीमियम के लिए लेके आएगा, और इसके अलावा हमारे सामने कुछ पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दीजिए और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, ठीक है सर। क्वेश्चन सिंपल है और क्लियर है, तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बाबू? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स पढ़े तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट कह रहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 20,000 होगी। देखो जब भी आईएफआर आता है तो मैंने क्या बताया था कि तुम रफ में जाना, एंट्री कर लेना। तो अगर हम इसकी एंट्री करना चाहें तो एक बार फटाफट से एंट्री कर लेते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें कितने का दिया है सर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 50,000। जितने का आईएफआर दिया उतने को डेबिट कर दो। फिर देखो कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। अगर डिक्रीज हुआ तो सेम एंट्री में क्रेडिट कर देना है, और अगर इंक्रीज हुआ तो अगली एंट्री में डेबिट कर देना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू दी है वो दी है 50,000, और मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 20,000 होगी, यानी इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज से डिक्रीज हो गया। और अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है तो हम सेम एंट्री में इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते हैं बाबू? क्रेडिट कर देते हैं। कितने से डिक्रीज हुआ है सर? 30,000 से, तो 30,000 से तुमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद अगर डेबिट में डिफरेंस आता तो रिवैल्यूएशन लिखते हैं, और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा तो ये जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। यानी 20,000 जो आएगा उसको हम ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 24 4 3 12 4 दिन 8, ओके। सो 12,000 8,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बढ़ गया। अब एंट्री हमने क्यों की है इसको जरा समझो। अगर इस एंट्री में कहीं रिवैल्यूएशन आता तो ये ट्रांसफर होता रिवैल्यूएशन में अपनी लेजर पोस्टिंग के हिसाब से। पर इस एंट्री में पार्टनर कैपिटल आया है, यानी ये पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाएगा। ए और बी की कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाई आईएफआर 12,000 और 8,000 जाएगा। इसको ऐसे समझ लो। देखो, 50,000 रुपए का हमारे पास रिजर्व था, और जो मेरा लॉस हुआ बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके, वो लॉस मेरा हुआ 30,000 रुपए का। तो अगर 50,000 के रिजर्व में से 30,000 का
मैंने रिजर्व यूज कर लिया अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए, तो अभी भी मेरे पास 20,000 का रिजर्व बचा हुआ है, ठीक है। और ये 20,000 का रिजर्व इज अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक है सर। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर वाज अ बैड डेट्स अमाउंटिंग 6,000, 6,000 रुपए का बैड डेट्स हुआ है। अब नुकसान है और तुम कहोगे सर नुकसान है, तो यहाँ पे आप बैड डेट्स लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए सर, 6,000 रुपए लिख दीजिए। पर रुको, हमने पहली भी क्लास में समझा था कि अगर कभी भी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू के इंक्रीज डिक्रीज से कोई फायदा या नुकसान है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में जाएगा। पर अगर उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए मेरे पास कोई प्रोविजन कोई रिजर्व है, तब फिर वो वहां पे नहीं जाता है, तब वो अपने प्रोविजन या रिजर्व से कंपनसेट होता है। और उसके बाद भी अगर कोई एक्सेस लॉस बचता है तो वो आता है, जिस तरीके से आईएफआर के साथ हो रहा था इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने पे, और वही सेम चीज बैड डेट्स के साथ होगी अगर मेरे पास प्रोविजन होगा। तो यहाँ तुम नोटिस करो, तो हमारे पास 6,000 रुपए का हुआ है बैड डेट्स, और मेरे पास ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन है। तो यानी 10,000 के प्रोविजन से हम इजिली 6,000 के लॉस को कंपनसेट कर देते हैं, और उस केस में यहाँ पे कुछ भी बैड डेट्स नहीं आएगा। ये एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, जैसे हमने 6,000 कंपनसेट किया, तो अभी भी मेरे पास कितने का पीडीडी बच गया सर, 4,000 रुपए का प्रोविजन बच गया। और डेटर कितने से डिक्रीज हो गए, 6,000 के डेटर बैड डेट्स हो गए, तो मेरे पास अभी ये बचा 94,000। यानी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मेरे पास 94,000 के डेटर बचे हैं और 4,000 रुपए का प्रोविजन बचा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 9,000। फर्म चाहती है कि उसके पास प्रोविजन जो है 9,000 रुपए का रहे, पर अभी प्रेजेंट में मेरे पास प्रोविजन कितने का बचा है, सिर्फ 4,000 का। यानी हमें 5,000 के प्रोविजन की और नीड है, जो कि मेरे लिए है नुकसान, और रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपए। जैसे हम 5,000 का और बना लेंगे, तो 5 और 4 मिला के 9,000 का मेरे पास टोटल पीडीडी हो जाएगा, जो क्वेश्चन हमसे चाह रहा है मेंटेन करने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सर बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड, वर्ड्स पे ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड, मतलब बिल्डिंग ऑलरेडी डिक्रीज्ड है। तो सही करने के लिए हमें बिल्डिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर हम बिल्डिंग को इंक्रीज करेंगे तो मेरा फायदा है, क्रेडिट साइड पे हम उसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, बाई बिल्डिंग लिख देंगे। चलो अब क्वेश्चन है सर कितने रुपए से। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्डिंग हमारी अंडर वैल्यू है ऑलरेडी 20%। यानी अगर मैंने किसी चीज से 20% डिक्रीज कर दिया, तो मेरे पास जो बिल्डिंग बची होगी अभी प्रेजेंट में वो कितने परसेंट होगी, 80%, राइट। क्योंकि अगर मैंने किसी चीज में से 20% निकाल दिया, तो अभी जो प्रेजेंट में मेरे पास बचा होगा वो 80% बचा होगा। यानी क्वेश्चन में जो बिल्डिंग हमें दिख रही है 1,60,000 रुपीज की, ये अभी प्रेजेंट में कितने परसेंट है बाबू, ये अभी प्रेजेंट में 80% है। तो अगर 1,60,000 80% है, तो फिर 20% कितना हो जाएगा, यानी 40,000 रुपए। यानी बिल्डिंग कितने से अंडर वैल्यू थी सर, 40,000 से अंडर वैल्यू थी। तो अगर 40 से अंडर वैल्यू थी, तो तुम 40 से जैसे उसको बढ़ाओगे वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखो हम डायरेक्ट 20% कब निकाल सकते हैं, जब क्वेश्चन बोले कि बिल्डिंग इज टू बी, मतलब आपको करना है अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू। पर जब क्वेश्चन बोल रहा है कि बिल्डिंग वॉज, यानी कि वो ऑलरेडी 20% कट चुका है और प्रेजेंट वैल्यू 80% है, तो आप डिवाइड करके निकालोगे कि अगर ये 160 80 है तो 20 कितना रहा होगा। गुड। चलो इसी तरीके से अगला पॉइंट भी है, क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यू है। तो सही करने के लिए हमें स्टॉक को डिक्रीज करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए नुकसान है। तो डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक। लेकिन क्या सर यहां भी हम डायरेक्ट निकाल सकते नहीं, क्योंकि ये वॉज दिया हुआ है। अब ये निकलेगा कैसे, सिंपल है, वही सेम लॉजिक लगाओ। क्वेश्चन कह रहे स्टॉक 20% से बढ़ा हुआ है, तो अगर मैं किसी चीज में 20% ऐड कर दूं, तो अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 120% हो जाएगी। इसका मतलब कि क्वेश्चन में हमें ये जो स्टॉक मेंशन है 60,000 रुपीज का, ये अभी ऑलरेडी 20% बढ़ा हुआ है। यानी मेरे स्टॉक की वैल्यू राइट नाउ इज 120%। तो अगर 60,000 120% है, तो फिर 20% कितना होगा, यानी कि 10,000 रुपीज। तो अगर हम इसको 10,000 से सही कर दें, तो फिर मेरा स्टॉक करेक्ट हो जाएगा। चलिए
आई होप आपको ये चीज समझ में आई। कहने का पॉइंट बस इतना है कि जब क्वेश्चन बोले कि दिस थिंग वाज अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको पहले देखना पड़ेगा कि अगर ये चीज अंडर वैल्यू थी, मतलब राइट नाउ इट इज 80%, तो 20 कितना होगा, या ये चीज ओवर वैल्यू है तो राइट नाउ इट इज 120%, तो 20 कितना होगा। चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ये गुडविल का पॉइंट है, ये कैपिटल का पॉइंट है, यानी इस क्वेश्चन में अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। तो अगर रिवैल्यूएशन ओवर हो गया तो हम इसको टोटल कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। तो दिस साइड टोटल इज 40,000 एंड इट शुड आल्सो बी 40,000, पर इधर हमारे पास कितना है बाबू, सिर्फ 15,000 है। तो जो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है दैट विल बी आवर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, चलो, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें सर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर है अमन और विश्वास, तो ये बढ़ जाएगा बाबू। चलो 25,000 को हमें किस रेशियो में बांटना है, 3:2, तो ये कितना हो जाएगा 15,000 और 10,000। चलिए गुड, ठीक है। तो आई होप आपको रिवैल्यूएशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम बात कर लेते हैं कि पार्टनर कैपिटल कैसे बनानी है। तो ये चीज जरा मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको हम कहीं पे सेपरेट रख लेते हैं ताकि बाद में हम इसको रेफर कर सकें। चलो ये यहाँ पे आ गया और इसको अब यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हम बना लेते हैं बाबू इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट शायद हमारे पास पहले से है तो उसी फॉर्मेट को हम यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पार्टनर कैपिटल लिखा था, दैट मीन्स देयर वाज नो नीड टू राइट। तो लो ये सब भी मिट गया। चलो ठीक है सर, तो लेकिन यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, किसे, एक एक्स्ट्रा पार्टनर को, क्योंकि सर हमारे पास 2 पार्टनर का कॉलम है एंड वी नीड 3 पार्टनर्स कॉलम, क्योंकि एक नया पार्टनर चेतन भी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ये हो गया अमन, विश्वास और ये नया पार्टनर चेतन आ गया, तो ABC। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल बनाते टाइम हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस को क्रॉस ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है 2 लाख और 1.5 लाख, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख रुपीज फॉर अमन एंड 1,50,000 फॉर विश्वास एंड इट विल बी आवर बाई बैलेंस BD। एक बार अगर तुमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया तो आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है। तुम्हें याद है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम पे 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है। यानी फर्स्ट स्टेप क्रॉस ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑन ओल्ड गुडविल। तो क्रॉस ट्रांसफर मतलब ये यहां से लाइबिलिटी से इधर आ गया बाई जनरल रिजर्व, और ये हमारे पास कितना था, वो 40,000 था, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये 8,000 इंटू 3 हो गया 24,000 एंड ये हो गया 16,000। चलो फर्स्ट हो गया। इसके बाद से एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है पर ओल्ड गुडविल तो है सर 30,000, तो ये भी क्रॉस ट्रांसफर होगा, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू गुडविल। ठीक, और इसको भी किस में हम बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 18,000 और 12,000। चलिए ठीक है सर। हम्म, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया क्रॉस ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस एंड ओल्ड गुडविल। सेकंड स्टेप क्या होता है, नए पार्टनर की कैपिटल प्लस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो नए पार्टनर की कैपिटल के लिए हम लिख देते हैं बाई बैंक, जो कि क्वेश्चन बताया था कि नया पार्टनर 1,30,000 लेके आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,30,000। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अगर पार्टनर प्रीमियम ला रहा है तो हम लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, पर अगर पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता तो हम लिखते बाई सीज करेंट अकाउंट, हम उसके करेंट अकाउंट से लेते। अच्छा कितना पैसा वो लेके आ रहा है सर, 25,000 प्रीमियम के लिए लेके आ रहे हैं। और ये अमाउंट बाबू किस रेशियो में बढ़ता है, ये बढ़ता है सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, पर इस क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशियो दिया है ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है, तो उस केस में ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये हो जाएगा बाबू 15,000 रुपए और 10,000 रुपए। हमने इसको ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट दिया क्योंकि न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सेकंड स्टेप न्यू पार्टनर कैपिटल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हो गया। फाइनल स्टेप होता है रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को क्रॉस ट्रांसफर करना, और यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आया था जो कि अपोजिट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 एंड 10,000, राइट। तो हम तीनों स्टेप कर लिए हैं, पहला क्रॉस ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ओल्ड गुडविल, सेकंड न्यू पार्टनर कैपिटल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एंड थर्ड क्रॉस ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। इसके अलावा क्या क्वेश्चन में कोई स्पेशल पॉइंट था,
यहाँ पे नहीं था सर, पर वी लेफ्ट वन पॉइंट जो आईएफआर था, ठीक है। और आईएफआर की अगर अब मैं लेजर पोस्टिंग तुमसे बोलूं करने को, तो यहाँ देखो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट है, यानी पार्टनर की कैपिटल के क्रेडिट में नाम अपोजिट साइड का, अपोजिट साइड पे हमारा क्या था, वर्कमैन आईएफआर था, सॉरी आईएफआर था, अपोजिट साइड पे आईएफआर है तो नाम अपोजिट का लिखते हैं, यानी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और अमाउंट में ए और बी का 12,000 और 8,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, तो ये भी चीज होगी। और इसके अलावा कोई स्पेशल पॉइंट तो दिख नहीं रहा क्वेश्चन में कि कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जा रहा है या कोई लाइबिलिटी लेके चला जा रहा है, राइट। तो अब सारी चीजें होगी, और एक बार सारी चीजें हो जाती है तो हम क्या करते हैं बाबू, हम डिफरेंस निकालते हैं कि किस पार्टनर को कितना मिल रहा है, राइट, या कितना बैलेंस आ रहा है, जिसको टू बी एग्जैक्टली बैलेंस बोल सकते हैं, टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब इसका तो तुमको सीधे सीधे दिख रहा है सर 1,30,000 ही होगा, बाकी का हमें देखना पड़ेगा। तो बी का 1,50,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 8,000, जिसमें से हम माइनस कर देते हैं 22,000, तो ये आ गया बाबू 1,62,000। और फिर ये हो गया 2,24,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000, माइनस कर देते हैं इसमें से 18,000 को और 15,000 को, तो ये आ जाएगा 2,18,000, राइट। और फिर दोनों साइड का टोटल हो जाएगा मैच। गुड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फुल फ्लेज क्वेश्चन इज नॉट एक्चुअली टफ, कंडीशन कि आपको ये पता हो कि कैपिटल अकाउंट कितने इजीली बन सकता है अगर हम वो 3 स्टेप को फॉलो करें, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर कुछ डाउट होता है तो उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज कमेंट दैट डाउट इन द वीडियो, ठीक है। और अगर कुछ डाउट नहीं हुआ तो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हिडन गुडविल।